Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to start chapter 3 of class 11th microeconomics theory of demand. Okay, so the first topic of this chapter is the definition of demand. So let me explain you first what demand is. Different possible prices में मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर गुड का, ठीक है, इसी को हम डिमांड कहते हैं. मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पहले प्राइस ₹10 था तो मैं किसी गुड की 100 यूनिट्स डिमांड कर रहा हूँ. पहले प्राइस ₹10 था तो मैं किसी गुड की 100 यूनिट्स डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है. अब प्राइस ड्रॉप होके 8 हो गया, अब प्राइस 8 है तो मैं अब उस गुड की डिमांड बढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हो गया है तो अब मैं 200 यूनिट्स परचेज कर रहा हूँ. तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस में जब प्राइस चेंज हो रहा है तो मैं डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करने के लिए रेडी हूँ ना, तो इसी को हम डिमांड कहते हैं. सो लेट मी राइट द डेफिनेशन. सो इट रेफर्स टू द different possible refers to different possible quantities of a commodity, different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy to at different possible prices of that commodity. Buy at different possible prices of that commodity. Example दोगे आप. For example, initially the price was ₹10. Let's say the consumer demands 100 units of a particular good, ठीक है. If the price drops to ₹8, then the consumer will increase his demand, right? So he will buy 200 units. 200 ज़्यादा हो जाएगा, 150 यूनिट्स, ठीक है. तो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस है. देखो मैंने पहले ₹10 लिया, फिर मैंने ₹8 लिया, तो अब मैं कितना लूँगा? ₹5 लूँगा तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी. तो मान लो अब वो 200 यूनिट्स परचेज करेगा, ठीक है. अगर मान लो ₹10 से बढ़कर डिमांड प्राइस जो है ₹10 से बढ़ के ₹15 हो गया, तो अब उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है. अब उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो लेट्स से 50 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है. आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू. सो ये डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस में डिफरेंट डिमांड है उसकी, डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स दैट ही इज़ बाइंग, ठीक है. इसी को हम डिमांड कहते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ क्वांटिटी डिमांड? नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वांटिटी डिमांडेड. इट इज़ मोर और लेस द सेम थिंग कि एक स्पेसिफिक प्राइस में, सिर्फ हम जब एक प्राइस की बात करते हैं ना, तो उस स्पेसिफिक प्राइस में वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बाई कर रहा है, उसी को हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, ठीक है. सो इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी to be purchased at specific against या ऐसे लिखो, at a specific price of that commodity, ठीक है. मान लो ₹5 में वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बाई करता है? 150 यूनिट, ठीक है. जब हम एक प्राइस की बात करते हैं सिर्फ, तो ये हम ऐसे इसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर ₹5 में उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड 150 यूनिट्स की है, ठीक है. डिमांड जो होता है वो तो जनरल फ्रेमवर्क होता है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें वो डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स हम बताते हैं, ठीक है. क्वांटिटी डिमांड जब हम एक प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बाय कर रहा है, तो उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, ठीक है. डिफरेंस आ सकता है इसलिए मैंने करवा दिया. नेक्स्ट इज, अब देखो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है? इट स्टेट्स दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइजेस ऑफ द गुड एंड द डिमांड ऑफ द गुड, ठीक है. जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ेंगे मैं अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स जितने मैं बाई कर रहा हूँ वो कम कर दूंगा, ठीक है. मतलब प्राइस बढ़े तो मेरी डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है. तो इसी को हम लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन between price of a good and the quantity demanded of that good.
अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अदर फैक्टर्स में कौन कौन आ जाते हैं, मतलब उस टाइम पे मेरी ना इनकम चेंज होनी चाहिए, जिस टाइम पे मैं अपनी क्वांटिटी डिमांड किसी को बताता हूँ उस टाइम पे मेरी इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरी इनकम उसी टाइम पे बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी ना, मैं और ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो हम यहाँ अज्यूम करके चलेंगे ताकि लॉ लग जाए कि उस टाइम पे मेरी इनकम कांस्टेंट है, उस टाइम पे मेरे कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जो मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वही रहेगा। ठीक है, मेरा इनकम सेम रहेगा, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहेंगे, और उसके जो ऑल्टरनेट है प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब मान लो मैं कोई बाइक ले रहा हूँ हीरो होंडा की। ठीक है, तो हीरो होंडा की मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, एक बाइक ले रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरा उसका जो कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। सो अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप यहाँ लिखोगे, हेडिंग दोगे अजम्पशन, क्योंकि मान लो अगर उसके कॉम्पिटिटर का प्राइस कम हो जाएगा तो मैं अपनी क्वांटिटी डिमांड इसकी कम करके उसके कॉम्पिटिटर को खरीदूंगा ना। ठीक है, अगर हीरो का प्राइस कम होता है तो मैं उसका कॉम्पिटिटर जैसे पल्सर ले लो उसको खरीदने चला जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया, तो यहाँ मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, तब हम ये डिमांड अपनी बताते हैं किसी भी पर्टिकुलर गुड के लिए। ठीक है, सो अजम्पशन में आपको लिखना पड़ेगा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कंज्यूमर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, उस टाइम पे नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शुड बी देयर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शुड बी देयर। ठीक है, उस टाइम पे ये नहीं कि मैं किसी की क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ और उसी टाइम पे मेरा टेस्ट बदल गया कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो चला रहा है वही कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, नो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ द ऑल रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, ये नहीं कि उसी टाइम पे उसी के कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया या ज़्यादा हो गया। ठीक है, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, जो पहले है वही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अजम्पशन आप लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में आपको इतना सब कुछ लिखना है। ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ द डिमांड शेड्यूल नाउ। ठीक है, हम इसको आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइजेस ऑफ गुड एंड डिमांड ऑफ द गुड। ठीक है, तो हम प्राइजेस को, लेट्स से इफ़ द इनिशियल प्राइजेस वाज ₹1, देन इट इंक्रीजेस टू ₹2, then increases to ₹3, then it increases to ₹4 and then it increases to ₹5। ठीक है, तो ये उसके डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं। हम डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं, हम डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, डिमांडेड, यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी। तो मान लो जो प्राइस ₹1 था तो मैं किसी भी पर्टिकुलर गुड का, कोई भी गुड ले लो, मैं उसकी 4 यूनिट्स बाई कर रहा था। ठीक है, 5 ले लेते हैं, एक काम करते हैं ना, 10 लेते हैं, 10 यूनिट्स मैं उसकी बाई कर रहा था। ठीक है, जब उसका प्राइस ₹1 था, अब उसका प्राइस बढ़ के ₹2 हो गया, तो अब मैं कितनी यूनिट्स डिमांड करूँगा, 8 यूनिट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई ना भाई, उसका प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब मैं उतना इनिशियल जितना मैं 10 खरीद पा रहा था अब नहीं खरीद सकता उतना। ठीक है, अब मान लो किसी उसका प्राइस बढ़ के 3 रुपये हो गया। ठीक है, तो अब मैं कितनी यूनिट्स डिमांड करूँगा, 6 यूनिट्स। ठीक है, देखो इन्वर्स रिलेशनशिप चल रहा है ना प्राइजेस और नंबर ऑफ यूनिट्स के बीच में, देख लो जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो रही है। ठीक है, तो अब जब उसका प्राइस बढ़ के ₹4 हो गया तो अब मैं उसकी कितनी यूनिट्स डिमांड कर रहा हूँ, 4 यूनिट्स। ठीक है, और जब अब प्राइस ₹5 हो गया तो अब मैं उसकी कितनी यूनिट्स डिमांड कर रहा हूँ, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो देख लो इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइजेज ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको, ये मैंने एग्जांपल लिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बस इनवर्स रिलेशनशिप दिखाना। इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब वाई एक्सेस में हमेशा प्राइस को प्लॉट करोगे फॉर द सिंप्लिसिटी। ठीक है, और एक्स एक्सेस में आप प्लॉट करोगे क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये एक्स एक्सेस में आएगा और ये वाई एक्सेस में, प्राइस आएगा आपका वाई एक्सेस में। ठीक है, 0,0 वाई एक्सेस मेंशन करना है, एक्स एक्सेस मेंशन करना है, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ मेंशन करना है और प्राइस यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, प्राइसेस आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ₹1 में आप कितने यूनिट्स डिमांड, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं 2, यहाँ 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है,
तो ₹1 जब उसका प्राइस था तो मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांड कर रहा था, 10 यूनिट्स। देख लो यहाँ पे प्लॉट होगा ना, ये होगा आपका 10,1, ठीक है। जब उसका प्राइस बढ़ के ₹2 हो गया तो मेरी डिमांड और कम होगी, मैं लेफ्टवर्ड जाता रहूँगा, ठीक है। तो मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ, 8 यूनिट्स, ठीक है। जब उसका प्राइस बढ़ के ₹3 हो गया, अब मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ, 6 यूनिट्स, ठीक है। और जब उसका प्राइस और बढ़ के ₹4 हो गया तो मैं अब कितनी उसकी डिमांड कर रहा हूँ, 4 यूनिट्स, ठीक है। और फिर उसका प्राइस एक्सट्रीम पे पहुँच गया ₹5, तो अब मैं उसकी 2 यूनिट्स डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका डिमांड कर्व भी नेगेटिवली स्लोप बनता है, ठीक है। सो डिमांड कर्व आप लिखोगे यहाँ पे, ये डिमांड शेड्यूल है, शेड्यूल मतलब ये टेबल, ठीक है। और डिमांड कर्व के बारे में आप लिखोगे डिमांड कर्व, ये जो कर्व हमने बनाया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको कर्व कहते हैं, इज़ ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड, इज़ ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन between price and quantity demanded, ठीक है। अब ये मान लो ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिमांड कर रहा है, तो ये इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर। अभी हम इसको आगे करते हैं, छोड़ो इसको, यहाँ पे डिमांड शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। मान लो मेरे पास तीन इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल 1 है, उसका डिमांड शेड्यूल बनेगा, एक इंडिविजुअल 2 है, उसका डिमांड शेड्यूल बनेगा, और एक इंडिविजुअल 3 है, उसका डिमांड शेड्यूल बनेगा। तो बनाते जल्दी से, कोई भी प्राइस ले लो, ठीक है। यहाँ प्राइस क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल 1, इसका डिमांड शेड्यूल, प्राइस क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल 2 एंड प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल 3, ठीक है। सो प्राइस हम ले लेते हैं ₹10, ₹8, ₹6, ₹4, ठीक है। प्राइस कम हो रहा है तो मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी उसकी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो मान लो पहले वो कितना यूनिट्स खरीद रहा था, 20 यूनिट्स खरीद रहा था, अब प्राइस कम होकर 8 यूनिट्स हो गया तो वो अब कर रहा है 25 यूनिट्स खरीद रहा है, ठीक है। अब प्राइस बढ़ और कम होकर ₹6 हो गया तो अब उसको 30 यूनिट्स हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो 35 यूनिट्स ₹4 पे कम हो रहा है, ठीक है, खरीद रहा है। अब यहाँ पे कोई डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ले लो, या इसी पे ले लेते हैं हम, यही प्राइस रखते हैं सबका क्योंकि प्लॉट करने में आसानी होगी, ठीक है। इसकी डिमांड मान लो कुछ और है, मतलब ₹10 में जब ₹10 प्राइस था तो ये खरीद रहा था मान लो 50 यूनिट्स, 50 नहीं 30 लेते हैं, 30 यूनिट्स, ठीक है। और जब प्राइस 8 हुआ तो ये इसने 36 यूनिट्स कर दी, और जब प्राइस 6 हुआ तो इसने 40 यूनिट्स कर दी, और जब प्राइस और कम हुआ 4 तो इसने 45 यूनिट्स कर दिया, ठीक है। और सेम प्राइस पे ये थर्ड इंडिविजुअल है, तो इसका भी कोई एक डिमांड शेड्यूल होगा ना। ऐसा तो नहीं कि सब सिमिलर डिमांड करेंगे, मतलब उसने 20 यूनिट्स खरीदा तो मैं भी 20 यूनिट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सबकी डिमांड अलग अलग होती है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, उनकी डिमांड अलग अलग होती है, और सेम भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 20 यूनिट खरीदा है तो हो सकता है वो भी 20 यूनिट ही खरीदे, तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है। ₹10 में मान लो ये 30 हो गया, 40 यूनिट्स डिमांड करता है, ठीक है। ₹8 में मान लो ये 45 यूनिट्स डिमांड करता है, ₹6 में मान लो ये 50 यूनिट्स डिमांड करता है, और ₹4 में मान लो ये 55 यूनिट्स डिमांड करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं और उनके इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। अब मार्केट डिमांड किसको कहते हैं, कि मार्केट में कितना डिमांड चल रहा है। ये तो हमने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3 उनका डिमांड शेड्यूल है। अब मार्केट डिमांड कर्व हम किसको कहेंगे, कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस में सबकी डिमांड क्या है, मतलब ये ₹10 ही रहेगा, ₹8 ही रहेगा, ₹6 ही रहेगा, ₹4 ही रहेगा, लेकिन अब डिमांड क्या होगी मार्केट के लिए, कि सबका डिमांड प्लस होगा, ठीक है। अब इसका कर्व कैसे बनेगा, मेरे पास जगह नहीं है और यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा, थोड़ा शिफ्ट करते हैं इसको, ठीक है, एक सेकेंड। बस मार्केट डिमांड के लिए प्राइस तो वही रहेगा कि उस पर्टिकुलर प्राइस में ही हमें कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। प्राइस हमने क्या क्या लिया था, 10, 8, 6, 4, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट डिमांड ऑफ मार्केट प्लॉट होगा, DD ऑफ
मार्केट, ठीक है। अब 10 रुपये में मार्केट की डिमांड क्या है, इसको 20 यूनिट चाहिए, इसको 30 चाहिए, इसको 40 चाहिए, सबका प्लस करो 70, ऐसे लिखना है आपको 20 यूनिट्स प्लस 30 यूनिट्स प्लस 40 यूनिट्स, ठीक है, कितना होगा 90 यूनिट्स, ठीक है। तो मार्केट की डिमांड 10 रुपये में कितनी है 90 यूनिट्स की, ठीक है। रुपीज़ 8 में कितना है 25 यूनिट्स प्लस 36 यूनिट्स प्लस 45 यूनिट्स, सबको प्लस करोगे आप तो 25 प्लस 36 कितना होता है 6 और 5 11, 66 प्लस 45 कितना होता है, ठीक है 111 यूनिट्स की डिमांड है रुपीज़ 8 में, ठीक है। रुपीज़ 6 में कितनी डिमांड है मार्केट की 70 और 120 यूनिट्स की, ठीक है। और रुपीज़ 4 में देखो कितनी की डिमांड है 35 45, ठीक है, कितना होता है ये होता है आपका 80 प्लस 135 यूनिट्स, ठीक है। सो ये है आपका मार्केट डिमांड। अब तो ये है एग्रीगेट डिमांड जो बताता है आपका, वो कौन बताता है मार्केट डिमांड कर्व बताता है आपका, ठीक है। तो आप इसको प्लॉट भी करोगे, प्लॉट हम कैसे करें, इसको कहाँ पे करें, पहले तो लिख लो इसके बारे में एक लाइन लिख लो कि इट इज़ द summation of individual demand curve, individual demand, या as it is the horizontal summation करो, horizontal summation of individual demand curves, ठीक है। और एक और लाइन लिखो, इट शोज़, यार कहाँ लिखूँ, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, चलो छोड़ो, मार्केट डिमांड के बाद उसी में लिखना, उसी के आगे कंटिन्यू करना, इट शोज़ वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी, मैं क्वांटिटीज़ को QTS लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखोगे, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स in the market are ready to buy at different possible prices, of the commodity, ठीक है। तो अगर आप प्लॉट करोगे ना, वो तीनों का डिमांड कर प्लॉट करोगे अलग से, तो इनका थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है, मतलब स्लोप इसकी कम होगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की स्लोप कम होगी, और जो मार्केट डिमांड कर्व होगा ना जब आप प्लॉट करोगे तो वो फ्लैट होगा थोड़ा ऐसे, ठीक है, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें समेशन है सबका, ठीक है। तो जब प्लॉट करोगे आप, प्लॉट करना है आपको, ठीक है, मैं नहीं कर रहा, बहुत ईजी है, तीनों का अलग अलग से प्लॉट करना, तो वो स्टीप होगा, इन तीनों का डिमांड कर्व स्टीप होगा, मतलब कुछ ज़्यादा फ्लैट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करोगे उसी प्राइस पॉइंट पे, तो वो फ्लैट होगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड होगी, ठीक है। अब हम करते हैं अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो मैंने अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट लिखवाया था ना लॉ ऑफ डिमांड में, अब उसको, वो अदर डिटर्मिनेंट्स को हमें डीप में पढ़ना है, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। अब अदर डिटर्मिनेंट्स में मैंने सबसे पहले आपको बताया था, पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये मेरी डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा, देखो रिलेटेड गुड्स हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है, एक कैटेगरी होती है सब्सटीट्यूट गुड्स, और सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। मान लो टी और कॉफ़ी, मेरे को कभी अगर टी अवेलेबल नहीं है तो मैं कॉफ़ी से काम चला लूँगा, अगर कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो टी से काम चला लूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स है, ठीक है। स्केच पेन और मार्कर, अगर स्केच पेन अवेलेबल नहीं है तो मार्कर तो अवेलेबल होगा, वो उसका सब्सटीट्यूट है जो उसको रिप्लेस करेगा, और अगर मार्कर अवेलेबल नहीं है तो स्केच पेन यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स। तो सब्सटीट्यूट गुड्स के ऊपर आप लिखोगे दोज गुड्स आर सब्सटीट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पेप्सी एंड कोक भी है, अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो कोक ले लूँगा, कोक अवेलेबल नहीं है तो पेप्सी ले लूँगा, ठीक है। कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। और भी अब एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग, स्केच एंड मार्कर, ठीक है। अभी और पढ़ेंगे हम इसके बारे में, लेकिन दूसरी कैटेगरी सुन लो। दूसरी कैटेगरी के गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री
गुड्स। अब ये कौन से गुड्स होते हैं, देखो मान लो पेट्रोल और कार को लो, ठीक है। अब पेट्रोल और कार दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। क्यों? दे कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, ठीक है। अगर मान लो पेट्रोल आज महंगा होता है तो पेट्रोल की वजह से मेरा कार का यूसेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो कार की डिमांड पे फ़र्क पड़ रहा है पेट्रोल के प्राइजेस की वजह से। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है, जो साथ में ही यूज़ होंगे अगर यूज़ होंगे तो। जैसे फाउंटेन पेन और इंक है, अब फाउंटेन पेन यूज़ करने के लिए मुझे इंक चाहिए, ठीक है। तो दे कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो लिखो इसको, दे कंप्लीट are those goods which completes the demand for each other, ठीक है। एग्जाम्पल पेट्रोल एंड कार, पेन एंड इंक, ठीक है। तो डेफिनेशन होगी। अब मैं डेफिनेशन को रब कर रहा हूँ, लिखने के बाद आप भी रब, आप तो उसी के नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में दोबारा सुनो, अब ये डिमांड में कैसे फ़र्क पड़ता है हमारी। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी है, ठीक है। पेप्सी का प्राइस बढ़ के 35 रुपये से 40 रुपये हो गया, 40 रुपये हो गया, ठीक है। तो क्या मैं कोक को परचेज़ करूँगा? नहीं करूँगा, क्योंकि कोक का प्राइस अभी भी क्या है, कितना है, मान लो कोक का प्राइस है 35 रुपीज़, ठीक है। पहले पेप्सी का प्राइस भी 35 रुपीज़ था, ठीक है। पेप्सी का प्राइस भी 35 रुपीज़ था मान लो। लेकिन अब पेप्सी का प्राइस, तो पहले मैं ना पेप्सी पी रहा था, मान लो मैं पहले पेप्सी पी रहा था जब दोनों का प्राइस 35 रुपये था। लेकिन मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ के ना 40 रुपीज़ हो गया, 40 रुपीज़ हो गया। तो क्या मैं अब कोक में शिफ्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ताकि मेरे 5 रुपये बच जाए, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और इसको हमें क्या, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन एंड द डिमांड फॉर द अदर, ठीक है। जब प्राइस इसका बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब मान लो 35 रुपये से मान लो पेप्सी जो है वो 30 रुपये का हो गया, 30 रुपये का हो गया, ठीक है। या ऐसे समझो आप, मान लो मैं पहले कोक पी रहा था, ठीक है, मैं पहले कोक पी रहा था। अब जो है पेप्सी का प्राइस, और पेप्सी का प्राइस भी 35 रुपये का था और कोक का भी 35 रुपये था, ठीक है। मान लो पेप्सी का प्राइस कम हो जाता है, अब ₹30 हो जाता है। तो क्या मैं कोक पीऊँगा? नहीं पीऊँगा, मैं जाऊँगा पेप्सी पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो जब पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, जब पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है आपको, पेप्सी का प्राइस ऊपर, कोक की डिमांड ऊपर, पेप्सी का प्राइस कम, कोक की डिमांड कम, ठीक है। बहुत ईजी है, समझ गए होंगे आप। तो लिखोगे आप, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन between price of one and the demand of other, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद देखो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लो पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे अभी बढ़े ही हुए हैं, 100 रुपये या 100 रुपये से आगे चले जाते हैं अभी, ठीक है। तो क्या मैं कार की डिमांड कम नहीं करूँगा, कार का यूज़ करना मैं कम नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा, ठीक है। और अगर पेट्रोल के प्राइस कम होते हैं, मान लो 50 रुपये हो जाते हैं आज ही, तो मैं कार का यूसेज बढ़ा नहीं दूंगा। हर छोटे काम के लिए मैं गाड़ी निकाल लूँगा अपनी, ठीक है, या कोई भी आपके पास जो भी व्हीकल होगा वो यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। पेट्रोल का प्राइस ऊपर, कार की डिमांड कम, पेट्रोल का प्राइस कम, कार की डिमांड ऊपर, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है यहाँ पे। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन एंड डिमांड फॉर अदर, ठीक है। देखो लिख दोगे आप कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस द डिमांड फॉर द कार विल फॉल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट तो ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कैसे हमारी डिमांड में अफेक्ट करता है। सेकेंड डिटर्मिनेंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो अगर इनकम बढ़ती है तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर इनकम कम होती है तो मेरी डिमांड कम होगी, क्यों? क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड्स दैट ही इज स्पेंडिंग, ठीक है। अब दो टाइप के गुड होते हैं यहाँ भी, एक होता है, एक को हम कहते हैं नॉर्मल गुड, और एक को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड। अब ये गुड सबके लिए अलग अलग होते हैं। मान लो वैगनार, मेरे लिए वैगनार
आपके लिए एक नॉर्मल गुड है, ठीक है। आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, 80,000 रुपये आपकी सैलरी है महीने की, और आपके लिए वैगनार जो है एक नॉर्मल गुड है, ठीक है। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है, वैगनार मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, वैगनार की जगह थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर लेते हैं, ठीक है। 7 लाख की होती है स्विफ्ट डिज़ायर, ठीक है। अब ये नॉर्मल गुड क्यों है? क्योंकि जिसके मैं सपने देखता हूँ, ठीक है, कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं एक दिन वो लूँगा, वो उसको हम कहते हैं नॉर्मल गुड, ठीक है। अब मान लो आपकी इनकम बढ़ती है, तो आपकी इनकम 80,000 से 1.5 लाख रुपये हो जाती है, ठीक है। तो आप स्विफ्ट डिज़ायर की डिमांड करना स्टार्ट कर दोगे ना, कि यार अब जल्दी जल्दी से एक स्विफ्ट लेते हैं, या कोई भी गाड़ी होगी, तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी इनकम से उसकी डिमांड डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। अभी मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं एक बाइक ले सकूँ, तो मेरे लिए बाइक लेकिन नॉर्मल गुड है। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यार जब मेरी इनकम अच्छी हो जाएगी ना, तब मैं ये वाली बाइक लूँगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल गुड है ना, ये मेरी डिमांड के साथ बढ़ता है, इसकी डिमांड मेरी इनकम के साथ बढ़ती है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखूँगा दोज गुड्स आर नॉर्मल गुड्स in which there is a direct relation between income of the consumer and demand for that good, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन्फीरियर गुड किसको कहते हैं? इन्फीरियर मतलब घटिया, इसकी हिंदी होती है घटिया। कि अब मान लो किसी की कमाई जो है वो करोड़ों में है, ठीक है, 10 करोड़ महीने का आ रहा है उसके लिए, तो क्या वो स्विफ्ट डिज़ायर खरीदेगा? वो स्विफ्ट डिज़ायर जो है ना, वो उसके लिए इन्फीरियर गुड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो स्विफ्ट डिज़ायर की डिमांड नहीं करेगा, उसको चाहिए ऑडी BMW, ठीक है। ऑडी BMW उसके लिए नॉर्मल गुड होगा, ठीक है। सो जब उसकी इनकम ज़्यादा होगी ना, या आप ही मान लो करोड़ों रुपए कमाने लग गए, तो क्या फिर भी स्विफ्ट डिज़ायर खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, ठीक है। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कुछ इस हिसाब से है कि हमारी जब इनकम बढ़ती है तो कुछ गुड्स को हम इन्फीरियर कर देते हैं अपने लिए। अब ये इन्फीरियर गुड भी डिपेंड करता है अलग अलग कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। हो सकता है स्विफ्ट डिज़ायर किसी के लिए इन्फीरियर ना हो, किसी के लिए नॉर्मल हो। मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्विफ्ट डिज़ायर नॉर्मल गुड है, ठीक है। बहुत करोड़पति या बिजनेस टाइकून कोई है तो उसके लिए स्विफ्ट डिज़ायर इन्फीरियर गुड हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सो जब इनकम बढ़ी तो मैं इसकी डिमांड कम कर देता हूँ, वो गुड मेरे लिए इन्फीरियर हो जाता है, ठीक है। सो इन्फीरियर गुड की डेफिनेशन में आता है दोज गुड्स इन which there is an inverse relation between income of the consumer and demand for that good, ठीक है। ओके, सो आप लास्ट में ये भी लिख लेना नॉर्मल गुड में, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस। तो लास्ट में आप ये भी लिखोगे, मैं ऊपर वाला ये मिटा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल में सेकंड पॉइंट आप लिखोगे व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर नॉर्मल इंक्रीजेस, गुड इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, देन डिमांड फॉर दिस गुड डिक्रीजेस। क्योंकि अभी मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं बाइक खरीद सकूँ, ठीक है। जब इनकम बढ़ेगी तब मैं बाइक लूँगा, ठीक है। तो वो मेरे लिए नॉर्मल है, नॉर्मल गुड है, ठीक है। एंड वाइसे वर्सा। और यहाँ आप लिखोगे व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वाई इंक्रीजेस, डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड डिक्रीजेस, ठीक है। तो आप देख रहे हो इनकम कैसे डिटरमाइन कर रहा है मेरी डिमांड को फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमने इनकम कर लिया और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब ये क्या है? मान लो आप वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो आपको नॉन वेज के प्राइस कम या ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ही नहीं उससे। लेकिन मान लो आप वेजिटेरियन हो और पनीर का प्राइस बढ़ता है, या पनीर के लिए आप बहुत ज़्यादा, मतलब पनीर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप पनीर ज़्यादा डिमांड करोगे। अगर मान लो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ ना,
और अगर मेरे को पनीर अवेलेबल भी है, अगर वो सस्ता भी है, फिर भी मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं नॉन वेज हूँ, मुझे नॉन वेज ज़्यादा पसंद है, तो मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसके फेवर में नहीं है, पनीर के फेवर में, नॉन वेज के फेवर में। और अगर आप वीगन हो, मतलब वेजिटेरियन हो, तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नॉन वेज के उस पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, पनीर के पर्सपेक्टिव से होगा। ठीक है, पनीर आपको आप ज़्यादा फेवर करोगे। ठीक है, सो इसमें आप लिखोगे डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द कंज्यूमर favors a particular good, favors or like a particular good. For example, a vegetarian will always like पनीर। पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, बटर लिख सकते हो, ओवर नॉन वेज आइटम्स। ठीक है, एंड डिमांड फॉल्स व्हेन consumers taste and preferences are against of a particular good, against of a particular good। ठीक है, मान लो मैं नॉन वेज हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मैं पनीर कभी ना कभी तो खा लूँ, लेकिन जब मेरे को नॉन वेज अवेलेबल होगा ना, तो मैं पनीर को डिमांड नहीं करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a non-veg consumer always prefer chicken over पनीर। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी मेरी डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, डिपेंड करता है मेरा टेस्ट क्या है। अब मान लो किसी का प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन मेरे को पसंद ही नहीं है, तो मैं उसको प्राइस कम होने पर भी नहीं खरीदूंगा। तो ऐसे ये फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स। मान लो अनियन का प्राइस मुझे पता है, जिस हिसाब से सप्लाई चेन में देख रहा हूँ, अनियन का प्राइस आने वाले टाइम पे बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि कमी हो सकती है अनियन की आगे आने वाले टाइम पे, तो सब जो है उसका प्राइस बढ़ा देंगे। तो आप ये बात ध्यान में रखो कि अगर अनियन का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो क्या मैं उसकी डिमांड आज ज़्यादा नहीं कर दूंगा, मैं घर में इकट्ठा नहीं कर लूँगा ऑनियन को, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के इसका प्राइस बढ़ेगा, जितना आज है उससे ज़्यादा होगा। तो मैं आज जितना है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट अ पर्टिकुलर गुड की प्राइस अगर ज़्यादा है कि वो प्राइस बढ़ेगा, तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूँगा आज। ठीक है, और अगर मुझे पता है कि आगे चल के सस्ता हो जाएगा, ठीक है, कोई भी गुड है वो आगे चल के सस्ता हो जाएगा, ऐसा मेरे को इंट्यूशन है, या मैंने फैक्ट्स एंड मार्केट रिसर्च किया हुआ है, और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे पता है कि इस सीज़न पे इसका प्राइस कम होने वाला है। ठीक है, तो मैं आज ना खरीद के अपना डिमांड जो है वो आगे के लिए डिले कर दूंगा, कि मैं आज तो नहीं खरीदता, जब प्राइस कम होगा ना तब खरीदूंगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन पे जब मैं काम करता हूँ ना, इसी को हम कहते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड। ओके, सो व्हेन द कंज्यूमर expects that price of a particular good will fall in near future, then his present demand will decrease. वो अभी नहीं खरीदेगा, वो बाद के लिए डिले कर देगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी लिख लोगे आप खुद से कि व्हेन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड विल राइज इन नियर फ्यूचर, देन द प्रेजेंट डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, खुद से लिख लेना वो लाइन। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज। ठीक है, मान लो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, इंडिया में ही, तो इंडिया में बम्पर प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा फूड का, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन को फीड करना है। तो नंबर ऑफ बायर्स जब बढ़ जाते हैं ना मार्केट में, जब नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं मार्केट में, तो प्राइस चाहे कोई भी हो, उसकी डिमांड हमेशा, एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड हमेशा हाई रहती है। ठीक है, मान लो सब्जी मंडी में किसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, ठीक है, तो आपको स्टॉक रखना ही पड़ेगा अच्छा खासा। 10 नहीं खरीदेंगे, 20 पीछे से और आ रहे हैं वो खरीदेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज मैटर्स। ठीक है, सो व्हेन नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीजेस,
या जिस दिन मार्केट में भीड़ लगी हो, संडे को चले जाओ करोल बाग, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ बायर इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर द गुड राइजेस, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो इतने बहुत है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड लगाने के लिए मैंने इन सारे डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। सो एंड द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कर्व, या वाई डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों है। तो सबसे पहला, और उसके बीच में इन्वर्स रिलेशन ही क्यों है, डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन, डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशन क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से है। अब ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लो मेरे चैनल पे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से अब क्या है ये, ठीक है, मान लो किसी गुड का प्राइस 4 रुपये से 3 रुपये हो गया है, ठीक है, और मैं उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ा दूंगा। मान लो अगर मैं उसको पहले 12 यूनिट्स ख़रीद रहा था और उसका प्राइस आप 3 रुपये हो गया, तो अब मैं 30 यूनिट्स ख़रीदता हूँ मान लो, ठीक है। तो देखो प्राइस कम होने पे मेरी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और ये डिमांड क्यों बढ़ी, डिमांड मेरी क्यों बढ़ी, क्यों, जब उसका प्राइस कम हो गया था ना। या एक काम करो और आगे जाओ, ₹2 में इसको कर देते हैं 40 यूनिट्स, ठीक है, और ₹1 में इसको कर देते हैं 50 यूनिट्स, ठीक है। देखो मेरा डिमांड उसका बढ़ रहा है, डिमांड मेरा बढ़ रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है, देखो मेरा ना MUX बढ़ रहा है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, एडिशनल यूटिलिटी जो मुझे मिल रही है ना, क्योंकि मैं उसको कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि उसका प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो मेरा MUX भी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना आपने, मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है जब मैं किसी गुड को कॉन्टीन्यूस कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए कम हो रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे जब मेरा कम हो रहा है ना, तो मतलब मुझे उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मान लो सेकंड यूनिट पे मुझे लो सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे मेरा उससे सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है किसी पर्टिकुलर गुड से, अब मैं उसको एडिशनल यूनिट तभी खरीदूंगा, उसका एडिशनल यूनिट मैं तभी खरीदूंगा जब उसका प्राइस कम होगा, ठीक है। अब 3 रुपये में मैं दोबारा 40 यूनिट तो नहीं खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं 3 रुपये में 30 यूनिट खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 40 यूनिट्स अगर मुझे आपको खरीदवाना है, कि मेरे को आपको बोलना है कि तू 40 यूनिट खरीद, मैं आपको बोलूँगा नहीं, मैं 40 यूनिट तभी खरीदूंगा जब उसका प्राइस कम होगा। क्यों, क्योंकि अब मेरे को उसका सेटिस्फेक्शन मिल रहा था ना, जो पहले फर्स्ट क्वांटिटी पे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने 3 यूनिट ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए और मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल गिर चुका है, ठीक है, जितना पहले था उससे गिर चुका है। तो अब मैं एडिशनल यूनिट तभी खरीदूंगा जब उसका प्राइस कम करोगे, ठीक है। तो मैंने ये डिमांड रख दी, तो इसकी वजह से ही जो है इन्वर्स रिलेशन है डिमांड और प्राइस में, ठीक है, क्योंकि MUX फॉल हो जाता है, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन फॉल होने लगता है जब मैं किसी गुड को कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा हूँ। 1 यूनिट ले ली, 2 यूनिट ले ली, तो पहले यूनिट जितना सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा दूसरी यूनिट में, ठीक है, तीसरी यूनिट में तो सेटिस्फेक्शन और कम होगा। तो मेरा सेटिस्फेक्शन अब इतना कम हो चुका है कि अब मैं उसका एडिशनल यूनिट तभी खरीदूंगा, या ज़्यादा उसको तभी खरीदूंगा जब उसका प्राइस ड्रॉप होगा। तो ये एक पहला रीज़न है, तो इसको हम मिटाते हैं और लिखते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, a consumption of a commodity increases, a consumption of a commodity increases if marginal नहीं, एक काम करते हैं, इफ़ लगाना है कि नहीं लगाना, मार्जिनल यूटिलिटी इफ़ पहले लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं if consumption of a commodity increases, marginal utility derived from every additional unit goes on decreasing, every additional unit decreases, मतलब उससे मिलने वाला satisfaction decrease हो रहा है। So consumer
will be willing to pay, will be willing to pay only if, willing to buy लिखो पे की जगह, willing to buy only if the price will be lowered, the price will be lowered. अब एडिशनल यूनिट में तभी लूँगा जब उसका प्राइस कम करोगे, ठीक है. सो ये दिस वॉज द फर्स्ट रीज़न. सेकेंड रीज़न क्या है? इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट, अब ये क्या है? इनकम इफेक्ट को हम कहते हैं परचेजिंग पावर भी कहते हैं हम इसको, परचेजिंग पावर. ठीक है, मान लो आपकी जेब में 10 रुपये थे, ठीक है, और आप किसी पर्टिकुलर, आप 5 टॉफ़ी ले आए, ठीक है, 5 टॉफ़ी ले आए, या 10, इसको कर लेते हैं 10 टॉफ़ी कर लेते हैं, नहीं 10 रुपये में हम 10 रुपये, चलो ठीक है 5 टॉफ़ी ले आए आप, ठीक है. तो पर टॉफ़ी का प्राइस आपको कितना पड़ा? 2 रुपये पड़ा, 2 रुपये की एक टॉफ़ी पड़ी आपको, ठीक है. अब मान लो उसका प्राइस कम होके आपके पास अभी भी 10 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन अब आप जो प्राइस है ना, मान लो वो ₹1 हो जाता है एक टॉफ़ी का, ठीक है. पहले 2 रुपये था, अब 1 रुपये हो जाता है. तो अब आप कितनी टॉफ़ी खरीदोगे? अब आप 10 टॉफ़ी खरीदोगे. देख लो यहाँ पे बहुत ईजी एग्जांपल लिया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है. पहले टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये था एक टॉफ़ी का, तो आप 5 टॉफ़ी ले आए 10 रुपये में. ये इतना आप घर से लेके चले थे, ये घर से लेके चले आप, ठीक है. 10 रुपये, 5 रुपये, 5 टॉफ़ी ली आपने क्योंकि 2 रुपये की एक टॉफ़ी थी, ठीक है. अब मान लो उस दुकानदार ने 1 रुपये की एक टॉफ़ी कर दी, तो क्या आप 10 टॉफ़ी नहीं खरीदोगे? 10 टॉफ़ी खरीदोगे ना, तो आपने डिमांड बढ़ाई ना. आपकी इनकम तो उतनी ही थी, देख लो 10 रुपये यहाँ भी थे, आप 10 रुपये अभी भी लेके गए, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से, टॉफ़ी का प्राइस कम होने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, ठीक है. आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, मतलब आपको क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ गई, ठीक है. परचेजिंग पावर, इनकम सेम है, इनकम अभी भी आपकी 10 रुपये ही है, 10 रुपये ही लेके गए हो मार्केट में, लेकिन प्राइस उसका कम हो गया, इसकी वजह से आप ज़्यादा परचेज़ कर पा रहे हो, ठीक है. इसी को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं रियल इनकम, रियल इनकम, ठीक है. और रियल इनकम हम कैसे कैसे हम डिवाइस करते हैं? जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम होता है, ठीक है, या बढ़ता है. अगर मान लो इसका प्राइस बढ़ के 5 रुपये की एक टॉफ़ी हो जाता, मान लो एक और सिचुएशन ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा कि उसका प्राइस अभी भी आप 10 रुपये लेके गए घर से, 10 रुपये लेके गए. अब मान लो उस टॉफ़ी का प्राइस हो गया है 5 रुपये की एक टॉफ़ी, पहले 2 थी अब 5 हो गई, ठीक है. तो आप कितनी टॉफ़ी लोगे? 2 टॉफ़ी लोगे ना, ठीक है. तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई. देखो पहले 5 ले रहे थे 2 रुपये के हिसाब से, अब 2 टॉफ़ी ले रहे हो 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है. तो प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर में जो चेंज होता है उसी को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है. ये एग्जांपल लिख लो. तो अब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं. वर्ड्स में कैसे लिखोगे आप इसको? इनकम इफेक्ट refers to change in the quantity demanded, change in the quantity demanded when real income यानी purchasing power, when real income of the buyer, real income या purchasing power of the buyer changes, इंक्रीज या डिक्रीज होना, चेंजेस ओइंग टू, किसकी वजह से? ओइंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है. सो व्हेन विद द फॉल इन प्राइस, with the fall in price, real income of a consumer increases, real income, a purchasing power increases, accordingly demand for that good increases, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनकम इफेक्ट किसको कहते हैं. आप सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नेक्स्ट थर्ड रीज़न है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. अब ये क्या है? मान लो पहले मैं कॉफ़ी ले रहा था, ठीक है, और
मैं पहले कॉफ़ी ले रहा था, ठीक है, मान लो दोनों 10 रुपये के थे, तो मैं कॉफ़ी ले रहा था दोनों, ठीक है, लेकिन अब टी का प्राइस जो है वो 10 रुपये से 9 रुपये हो गया या 5 रुपये हो गया, ठीक है, तो अब मैं कॉफ़ी लूँगा क्या? अब मैं नहीं लूँगा कॉफ़ी, वही सब्स्टिट्यूशन वाला इफेक्ट, अब मैं लूँगा टी, ठीक है, अब मैं लूँगा टी, क्योंकि टी का प्राइस कम हो गया है और मेरे को अलाउ कर रही है अब मेरी पॉकेट कि मैं टी पे शिफ्ट हो जाऊँ अब, ठीक है। पहले कॉफ़ी ले रहा था मैं, क्योंकि दोनों का प्राइस, टी का भी प्राइस 10 रुपये था, उसका भी प्राइस 10 रुपये था, ठीक है, लेकिन अब मुझे पता चला कि यार टी का प्राइस ना 5 रुपये हो गया है, तो क्या मैं अभी भी कॉफ़ी लूँगा? क्योंकि ये अब 10 रुपये मेरे लिए महंगा है, ठीक है। या अब मान लो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है, या तो टी का प्राइस फॉलो या कॉफ़ी का प्राइस ₹12 हो जाए, तो अब मैं किस में शिफ्ट होऊंगा? और मान लो टी का वही 10 रुपये रहे, तो अब मैं किस में शिफ्ट हो जाऊँगा? मैं टी पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। या तो टी का प्राइस फॉलो या तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में मैं टी पे शिफ्ट होऊंगा। तो इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब किसी और के प्राइस के चेंज होने की वजह से, किसी और गुड के प्राइस के चेंज होने की वजह से मेरी ओरिजिनल गुड की डिमांड, मतलब मेरी दूसरी गुड की डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है। अगर किसी और का प्राइस बढ़ जाता है तो इसकी डिमांड में बढ़ा दूंगा, वो अगर उसके ऑल्टरनेट का प्राइस कम हो जाता है तो इसकी डिमांड में कम कर दूंगा, ठीक है। सो यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसको लिखोगे आप, इट रेफर्स टू substitution of one commodity for the other. It refers to the substitution, फुटबॉल में लेते हैं ना सब्स्टिट्यूट प्लेयर, substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when price of x falls, it becomes relatively cheaper यानी सस्ता देन गुड y, ठीक है, इजी। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है ना 100% आएगा एग्जाम में, ये वाला कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वाई डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड्स, ये कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% लिख लो एग्जाम में। इसके क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? वाई डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है, ये कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ओके। और ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। एक फोर्थ पॉइंट अगर डालना है तो डाल दो, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। वैसे मैं इसको नहीं डालता था, लेकिन फिर भी आप डाल लो। ये डिपेंड करता है मार्केट डिमांड शेड्यूल से। देखो, जब भी किसी का प्राइस फॉल होता है ना, व्हेन प्राइस फॉल्स, ठीक है, तो उसके ना बहुत सारे बायर्स और आ जाते हैं उसको, उस चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक पर्टिकुलर फैक्टर है। इंडिविजुअल बायर की मैं पहले तो बात कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मार्केट की हम बात करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर गुड का प्राइस जब फॉल होता है तो उसको खरीदने के लिए ना बहुत सारे बायर इमीडिएटली आ जाते हैं, तो उससे भी प्राइस फॉल तो डिमांड तो बढ़ी, लेकिन मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ मार्केट की डिमांड इंट्रोड्यूस लाना है आपको। सो व्हेन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, प्राइस ऑफ एनी गुड फॉल्स, एनी गुड को मत लिखो, अब एनी मत लिखो, पर्टिकुलर गुड लिखो। प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड फॉल्स, then more consumers can now afford it, consumers can now afford it, so demand increases, so demand of that good increases, ठीक है, okay okay। now next topic is exception to law of demand। एक्सेप्शन भी है अब जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड मतलब नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड का, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। सो पहला कौन सा प्रोडक्ट है? मान लो मुझे पुरानी गाड़ियों का बहुत शौक है, और आज की डेट में तो पुरानी गाड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस ज़्यादा है, इसीलिए मैं उसको डिमांड कर रहा हूँ। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। डायमंड है, डायमंड की इतनी वैल्यू क्यों है, क्यों लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है।
डायमंड किसी ने पहना है तो एक स्टेटस की बात हो जाती है, ठीक है। जहाँ स्टेटस गुड्स की बात आ जाती है ना, वहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, क्योंकि उस गुड का स्टेटस ही इसलिए है क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। अब मर्सिडीज़ हर कोई क्यों नहीं खरीदता, या मर्सिडीज़ की ऐड आप टीवी में क्यों नहीं देखते, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जिसकी पॉकेट अलाउ करेगी, हमें एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा शोरूम में, ठीक है। और ये मर्सिडीज़ की इतनी वैल्यू क्यों है? मर्सिडीज़ कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। उसकी इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि वो स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो इस टाइप के गुड्स को हम कहते हैं, डायमंड हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, या और भी कोई महंगा आइटम ले लो, ठीक है। उसकी डिमांड मार्केट में कम नहीं होती जस्ट बिकॉज आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, ठीक है। जिस दिन आपकी पॉकेट अलाउ कर देगी ना, तो चाहे वो गुड बहुत महंगा क्यों ना हो, आप ले लोगे। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है, ठीक है। तो इन्हीं गुड्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जो मुझे भीड़ से अलग बनाता है, ठीक है। ऐसे गुड्स जो मुझे भीड़ से अलग बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे, देयर आर सर्टेन गुड्स डिस्टिंक्ट बनाते हो आपको, देयर आर सर्टेन गुड्स which are called social ये ऐसे लिखो, which are called status symbol goods, status symbol goods. These are only demanded, these are demanded only demanded because their prices are very very high, their prices are very high. एग्जाम्पल डायमंड, ठीक है, हीरा। एग्जाम्पल कौन सी बाइक है वो, हार्ले डेविडसन। अब हार्ले डेविडसन में हमारी कंट्री ने 100% टैक्स लगा रखा है, तो वो यूएस में तो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में टैक्स की वजह से महंगी हो जाती है। लेकिन हार्ले डेविडसन की अपनी एक वो है, रुतबा है उसका एक, ठीक है, सिंबल है, वो स्टेटस सिंबल है। किसी के पास हार्ले है तो भीड़ मुड़कर देखती है उनको। क्यों? भीड़ अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मुड़कर देखती है, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है। कोई कंज्यूमर अगर हार्ले डेविडसन चला रहा है तो वो उसका स्टेटस सिंबल है, ठीक है। और उसने तो खरीदी है ना, उसका प्राइस ज़्यादा था लेकिन उसने खरीदी थी, क्यों? ताकि भीड़ से अलग हो जाए वो, ठीक है। तो इस टाइप के गुड्स को हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसकी डिमांड मार्केट में बनी रहती है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन है ना प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। सेकेंड टाइप ऑफ गुड हम कहते हैं गिफन गुड्स। अब ये गिफन क्या है? ये हाईली इन्फीरियर गुड्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घटिया, ठीक है। मान लो अब ये भी डिपेंड करता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये जो वायलेशन है ना लॉ ऑफ डिमांड का, अभी डिपेंड करेगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम कितनी है, उसकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए, ठीक है। अब ये भी रिच लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा कोई अमीर है करोड़ों रुपए जिसके पास है, और अगर वो रैशनल कंज्यूमर है तो वो 100 रुपये के जूते नहीं खरीदेगा, ठीक है। अगर उसके पास करोड़ों रुपए हैं तो वो 80,000 के शूज़ तो खरीदेगा ही, ठीक है, 80-90 हज़ार, या मतलब गुच्ची के शूज़ 15-20 हज़ार के जो भी आते हैं उस वही खरीदेगा। वो 100 रुपये के जूते में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 100 रुपये का जूता ना उसके लिए हाईली इन्फीरियर है, हाईली घटिया है उसके लिए, उसके यूज़ का नहीं है, वो उसको प्रेफर ही नहीं करता। तो दीज गुड्स आर, तो एक टर्म यूज़ होता है ऐसे गुड्स के लिए, गिफिन। दीज गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स। और वो इन्फीरियर क्यों बना? क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप लिखोगे इसमें, व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड फॉल्स देयर डिमांड ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। वही एक जूता अगर वो शोरूम पे चला जाए और वही जूता शोरूम से उठा के आप रेडी पे ले आओ, तो रेडी पे ले आओगे ना उसको, और उसका प्राइस कम भी कर दोगे, मान लो क्वालिटी भी सेम है लेकिन उसके प्राइस इतना कम है, तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जाएगा कि यार इसका प्राइस इतना कम है तो मतलब ये ना इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही शूज़ शोरूम में रखा और उसका प्राइस टैग चेंज कर दो, आप 3,000 रुपये कर दो, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं करोगे, आपको पहचानना भी नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी वो ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ आपका, क्योंकि आपने उसकी जगह प्लेस ऑफ जहाँ वो प्लेस्ड है उसकी जगह के हिसाब से उसको जज कर लिया, ठीक है, बिना उसकी क्वालिटी को देखे हुए। और रेडी में बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है, तो आप नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपकी पॉकेट इतनी ज़्यादा अलाउ कर रही है, शोरूम से खरीद सकते हो आप, तो रेडी पे से क्यों खरीदोगे, ठीक है। तो वो जो रेडी पे पड़े हुए जूते ना, वो आपके लिए हाईली इन्फीरियर गुड्स हो गए, ठीक है, आप उनको देखोगे भी नहीं।
उसका प्राइस कम है, लेकिन अगर उसका प्राइस थोड़ा अगर आपको ज़्यादा बता देना तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा यार प्राइस ज़्यादा है तो मतलब कुछ ना कुछ बात तो है, ठीक है, तो अब वो आपके लिए हाईली इन्फीरियर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड भी करता है डिफरेंट कंज्यूमर्स पे कि उनकी इनकम क्या है। अब मान लो रेडी से जूते तो मैं भी खरीदता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी इनकम थोड़ी है इतनी, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वायलेट होता है, ठीक है। थर्ड, गिवन गुड्स हाईली इन्फीरियर गुड्स, ये है, ठीक है। थर्ड, व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ ए गुड बाय इट्स प्राइस, बाय इट्स प्राइस, वही सेम रीज़न, ठीक है। अब ये जो है ये भी इनकम पे ही डिपेंड कर देगा कि रिच पीपल ऑलवेज प्रेफर ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि उनको लगता है कि वो खेत से ताज़ा ताज़ा आया है और वो महंगा भी है, इसीलिए वो महंगा है तो इसीलिए हम उसको ही लेंगे। रिच पीपल ऑलवेज प्रेफर लिखोगे बीच में ऑर्गेनिक फूड बिकॉज इट्स प्राइस इज़ वेरी वेरी हाई, मतलब वेरी वेरी क्यों लिख रहा हूँ, हाई लिखो ना सिर्फ, ठीक है, इज़ हाई। वो दूध भी जो है गौशाला से ही लाएंगे। देखा, अब कोई भी अमीर बंदा होगा ना वो दूध ऐसे मार्केट से नहीं खरीदेगा, जो टोकन वाला दूध आप खरीदते हो या टोन्ड वाला मिल्क आप खरीदते हो वो नहीं खरीदेगा, वो हमेशा गौशाला से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है गौशाला में महंगा भी मिलता है, ठीक है। ये डीएमएस में तो सस्ता मिलता है, गौशाला में महंगा मिलता है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि वो एकदम ही फ्रेश है, वो घर में आके गर्म करेगा, एकदम फ्रेश न्यूट्रिशन लेगा उससे। ऑर्गेनिक फूड जो खेतों से आते हैं, ठीक है, वो मार्केट में देखना इस तरीके से प्लेस्ड होते हैं ना, किसी भी मतलब जाओगे आप सफल फल में कि उनको देख के पता लगेगा कि यार इसका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, और वो महंगा भी होगा, और आपके दिमाग में एक क्लिक होगा नहीं यार इसका प्राइस ज़्यादा है तो मतलब ये फ्रेश खेतों से आया होगा और ये हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। गिवन गुड्स के उससे इसकी रीजनिंग कंपेयर मत करना। गिवन गुड्स को हम कहते हैं हाईली घटिया, हाईली इन्फीरियर, ठीक है, उसका प्राइस इतना कम है कि वो मेरे दिमाग में ये आ चुका है कि वो घटिया गुड है। लेकिन यहाँ जब मैं क्वालिटी से जज कर रहा हूँ ना, क्वालिटी ऑफ प्राइस, ठीक है, तो यहाँ मैं उससे जज कर रहा हूँ कि अगर ये ऑर्गेनिक फूड है, मान लो कोई जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ मैं इन्फीरियर गुड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मेरे दिमाग में ये सिग्नल आएगा कि यार इसका प्राइस ज़्यादा है मतलब इसमें कुछ ना कुछ बात है, ठीक है, तो मेरी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब मैं उसको उठा लूँगा, ठीक है। लेकिन ये भी तभी जब आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो सारा खेल आपका पॉकेट पे ही आ जाता है, ठीक है। तो ये वॉयलेट हो जाता है, और वॉयलेशन के 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इसका डिमांड कर्व भी इंपॉर्टेंट है, ये बनाना ही है आपको। इसका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वॉयलेट हो रहा है ना, तो इसका डिमांड जैसे प्राइस यहाँ प्लॉट करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ प्लॉट करोगे, तो जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ेगा ऊपर जाओगे, अब कोई एग्जांपल ले लेना अपनी तरफ से, तो इसका डिमांड ऐसे बनेगा, ठीक है। डी डी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, वाई? देयर इज इन बिकॉज देयर इज इन डायरेक्ट relation between प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट इज शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। आज ही सारा चैप्टर करवा दूं क्या इसके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ दो उसको? 1 सेकेंड। शिफ्ट्स इन डिमांड, क्योंकि अब मेरा मुंह भी थक गया, कर्व, ठीक है, चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। शिफ्ट कब होता है डिमांड कर्व में? जब इंक्रीज़ होता है डिमांड कर्व में। इंक्रीज़ कब होता है डिमांड कर्व में? जब इसके भी 3 रीज़न होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे कराऊँ। इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व, इंक्रीज़ इन डिमांड तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व आता है ना वही डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज़ इन डिमांड होगा देन लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। मान लो ये डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्राइस है, मार्केट में आपको प्राइस पता है, ठीक है, तो प्राइस कांस्टेंट है। दुकानदार ने बोल दिया भाई मैं तो 5 रुपये में ही बेचूंगा, ठीक है, 5 रुपये में ही बेचूंगा, ठीक है। आपने बोला मैं 5 रुपये के हिसाब से 3 यूनिट्स खरीद लेता हूँ, ये आपकी डिमांड है कि आपने 3 यूनिट्स खरीद ली,
ठीक है। लेकिन मान लो आपकी इनकम बढ़ जाती है, जितनी अभी इतनी इस पिंक कर्व में आपकी इनकम थी उससे ज़्यादा हो जाती है इनकम, तो क्या आप ज़्यादा यूनिट खरीदना नहीं पसंद करोगे? तो आप उसी प्राइस पॉइंट पे आपकी डिमांड जो है ना 5 रुपये पहले थे, लेकिन आप मान लो घर से ज़्यादा रुपये लेके चले गए, आप 10 की जगह 100 रुपये लेके चले गए, ठीक है। तो अब आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी हर एक प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंपेयर करो आप, ठीक है। आप अभी भी 5 रुपये ही दे रहे हो, लेकिन आप उसकी ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो। ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट में आपको शिफ्ट मिलेगा। अब ये शिफ्ट क्यों है? क्योंकि अगर उसका प्राइस अब 5 रुपये से बढ़ के ज़्यादा भी हो जाता है ना, तब भी आप वो अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ आपने प्राइस प्लॉट किया है वाई एक्सिस में, ठीक है। ये पॉइंट ए बी को देखो, दोनों को, बी पॉइंट जो है ए पॉइंट से ऊपर है, ठीक है। मान लो वो सेलर जो है वो भी प्राइस 5 रुपये ही बता रहा है, लेकिन आप उसको ये कह रहे हो कि भाई आज मेरे पास पैसा ज़्यादा है, अगर तू प्राइस ज़्यादा भी बोलेगा ना तब भी मैं ले लूँगा। तो अगर वो 5 की जगह 10 भी बोल देगा ना, आप तब भी ले लोगे, ठीक है, तब भी आप ले लोगे, ठीक है। और आपका डिमांड कर्व इसीलिए राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है कि हर एक पॉइंट पे, ये जितने भी पॉइंट हैं ऊपर, ये जितने भी मैं प्लॉट कर रहा हूँ बी सी डी ई, ठीक है, ये क्वांटिटी आप ले लोगे अगर उसका प्राइस ज़्यादा भी हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है। तो इनकम बढ़ गई है तो आपकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए राइटवर्ड शिफ्ट। अब मान लो ये राइटवर्ड शिफ्ट है इंक्रीज इन डिमांड की इंक्रीज इन डिमांड की वजह से, और मान लो अब इनकम आपकी कम हो जाती है, ठीक है, इनकम आपकी कम हो जाती है, तो आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है आपको ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब कि आपकी पहले जितनी डिमांड थी ना, इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा आराम से बोलूँगा क्योंकि अब मेरा जो है मुंह थक गया है। मान लो आपकी इनकम जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो अब आप सेलर ने तो प्राइस 5 रुपये ही बोला, लेकिन अब आप मान लो 2 यूनिट ही खरीद रहे हो, 2 यूनिट ही खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई, तो आपका डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड में कमी क्यों? क्योंकि इनकम में कमी, ठीक है। ओके, सो एक एक करके अब हम सबका देखते हैं, सारे फैक्टर्स का देखते हैं। सो सबसे पहला फैक्टर था इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर दी, आपने पढ़ा होगा ना, डिमांड आपका याद होगा, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस, ठीक है, नॉर्मल गुड इंक्रीजेस। तो ये एक्स एक्सेस, ठीक है, वो पिछला वाला स्लाइड जो था वो एक्सप्लेनेशन के थे, अब फॉर्मली स्टार्ट हो गया। प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस ही रहेगा, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ प्राइस प्लॉट करोगे, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल है। अब आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई है, डिमांड इफ़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ इंक्रीज़ वाला बनाओगे और यहाँ डिक्रीज़ वाला, इफ़ इनकम फॉल्स, ठीक है। सो इफ़ इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस, तो डी डी कर्व आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ इनकम फॉल्स, तो ये आप लिखोगे यहाँ पे ऐसे, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड राइजेस, ठीक है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में आप दिखाओगे व्हेन इनकम फॉल्स, व्हेन इनकम फॉल्स, तो यहीं पे दिखा दें क्या? हाँ, यहीं पे दिखा देते हैं, देख लेना आप, अगर आपको अलग से डायग्राम बनाना तो बना लो, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि आपको एक ही डायग्राम में आप दिखा दो, व्हेन इनकम फॉल्स लिख लेना बस, ऐसे साइड में मेरे पास जगह नहीं है। डी डी ऑफ गुड, नॉर्मल गुड फॉल्स, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है। अब यहाँ पे भी तो ये इनकम इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज दोनों का केस बन गया, फिर तो ये इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। यहाँ भी इफ़ इनकम इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा गुड प्लॉट करेंगे? इन्फीरियर गुड,
एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ठीक है। प्राइस है ये, यहाँ प्राइस प्लॉट होगा, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट होगा, ये आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल डीडी है, ठीक है। नेगेटिवली स्लोप बनाना डीडी को। अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या इन्फीरियर गुड की डिमांड करोगे? नहीं करोगे, तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डीडी कर्व आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, तो आप लिखोगे व्हेन इनकम इंक्रीजेस, लिखना है आपको पूरा सेंटेंस, ठीक है। मैं साइड में लिख रहा हूँ यहीं पे जितनी जगह है मेरे पास। डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड फॉल्स, क्योंकि वो आपके लिए घटिया बन चुका है अब, फॉल्स, ठीक है। और राइट वर्ड शिफ्ट आप दिखाओगे व्हेन इनकम फॉल्स डीडी ऑफ इन्फीरियर, क्योंकि अब वो आपके लिए इन्फीरियर नहीं रहा, इन्फीरियर गुड राइजेस, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये आपके इनकम पे, मैं आपको पहले से ही ये बात समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर दोबारा शिफ्ट अब हम किस में दिखाएंगे? प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड की दो कैटेगरी थी ना, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सो यू विल राइट y एक्सेस x एक्सेस, दिस इज प्राइस, प्राइस आपको कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल डीडी, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है। अब मान लो आपका सब्स्टिट्यूट का प्राइस जो है वो कम हो जाता है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो जाता है, तो ये टी का डिमांड है, मान लो टी का डिमांड कर्व है, ठीक है। अगर मान लो कॉफ़ी का प्राइस कम, कॉफ़ी का प्राइस कम, तो क्या आप टी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, ठीक है। सो आप इसकी डिमांड कम कर दोगे, तो मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। सो लिखोगे एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे ऐसे, इफ़ प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉल्स डी ऑफ टी विल फॉल, और ये डी ऑफ टी ही है, ठीक है। और अगर मान लो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो आप टी की डिमांड जो है वो बढ़ा दोगे, ठीक है। कॉफ़ी पहले आप कॉफ़ी ही ले रहे थे, लेकिन अब उसका प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ पे टी की डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो आप टी की डिमांड बढ़ा दोगे, तो आप यहाँ लिखोगे इफ़ प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर टी राइजेस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है, सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। और दूसरा रिलेटेड गुड का केस भी कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अगेन लेट मी ड्रॉ y एक्सेस, x एक्सेस, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज प्राइस, ठीक है। प्राइस कांस्टेंट, दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ कार। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स, कार की डिमांड बढ़ जाएगी, कार आप ज़्यादा निकालोगे बाहर। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स, ठीक है, डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइट वर्ड। लिखोगे आप ये पूरा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ईजी है। इफ़, यार अब ये चलना बंद हो गया, एक सेकेंड। इफ़, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जगह नहीं है। प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, डी ऑफ कार विल फॉल, हैंस शिफ्ट लेफ्टवर्ड, हैंस डी कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर को। डी कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है सब चीज़, ओके। सो सिमिलर आप किसके बीच में भी करोगे? इनकम हो गया आपका, रिलेटेड गुड्स हो गया, और क्या क्या बचा है, लेट मी चेक, क्योंकि अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लास्ट, हाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस वो तो इजी है, थर्ड चल जा भाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगेन y एक्सेस, अगेन x एक्सेस, दिस इज प्राइस, ठीक है।
ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, डी कर्व ओरिजिनल, ठीक है। इफ़ योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस is in favor of a particular good, your demand will increase. Rightward shift, dd increases if my taste and preferences are in favor of a particular good, ठीक है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट आप कर दोगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आप करोगे जब फेवर में नहीं है, ठीक है। गिव मी फ्यू मिनट्स क्योंकि मेरा कंप्यूटर स्लो हो रहा है। कहाँ गया यार। सो आई हैव टू एंड दिस वीडियो हेयर ओनली क्योंकि मेरा कंप्यूटर स्लो हो रहा है, ठीक है। सो मैंने मैक्सिमम चैप्टर आपका करवा दिया है, बस कुछ रीजनिंग, कुछ डिफरेंस बचा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। वो बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ एक, ठीक है। थैंक यू सो मच।